और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम पढ़ रहे हैं इस समय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के समय में आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कहीं से कोई हेल्प नहीं लेनी है। अगर आप यहाँ पर चीटिंग करके आप आंसर दोगे तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आप गलती करके जिसका सही आंसर जानोगे उसका आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कहीं से हेल्प नहीं लेनी है। अगर आपने बुक गूगल वगैरह कुछ खोल रखा है तो बंद कर लीजिए, और हर एक क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में अपना आंसर दीजिए। चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो का जो लाइक एम है वो 100 प्लस का है। 100 प्लस लाइक्स आपको इस वीडियो पे कंप्लीट करने हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको इन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिस पर हम क्लास 6 to 10th की साइंस और मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ अप्रैल से वहाँ पर क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का नया बैच शुरू होगा। बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें चैप्टर 1 से शुरू होंगी। तो जाकर उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे आपको क्लास 9th की पढ़ाई तो करनी ही है। साथ ही साथ जो आपके रिलेटिव्स हों, आपके दोस्त हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, जो भी हो, ठीक है, सबको पढ़ लिया कि लिंक शेयर कर देना, ताकि सभी के सभी लोग किसी न किसी क्लास में तो पढ़ ही रहे होंगे। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग कमेंट में जब आएंगे एक साथ तो वहाँ पर आपकी बातें भी हो जाएंगी। तो चलो फिर पढ़ लिया का लिंक सभी को शेयर कर देना, ठीक है। चलो फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि धातुओं के बारे में क्या असत्य है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया हमें, धातुओं के बारे में क्या असत्य है। इनमें चमक होती है, बी ये भंगुर होते हैं, सी ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं, या फिर डी ये तन्य होती हैं। तो धातुओं के बारे में हमें असत्य बताना है। बहुत ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद अपने आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो फिर आपका समय शुरू होता है अब। भाई आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, क्योंकि धातुएं जो होती हैं उनमें चमक भी होती है, ये ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं, और ये तन्य भी होती हैं। लेकिन ये भंगुर नहीं होती। भंगुर का मतलब क्या है कि जो आसानी से टूट जाए। तो क्या धातुएं आसानी से टूट जाती हैं? नहीं टूटती हैं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे है। चलो भाई आप लोग कह रहे हो तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव है। मतलब इनमें से कोई एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान यानी कमरे में जैसा भी रहता है, जैसा हम लोग रहते हैं, वहां पर ये एक द्रव होता है। वैसे तो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और आपके ऑप्शन है ए लोहा, बी मरकरी, सी सोडियम, या फिर डी जिंक। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो भाई, जब भी धातुएं जो होती हैं, धातुएं ज़्यादातर क्या होती हैं, जैसे आपने देखा होगा, लोहा तो आपने देखा ही होगा। मान लेते हैं सोडियम नहीं देखा होगा, लेकिन लोहा तो आपने देखा ही होगा। तो लोहा क्या होती है भाई? बहुत ही सख्त होती है ना। द्रव तो होता नहीं, ठोस होता है। जिंक भी होता है, ठीक है, और सोडियम भी होता है। लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो आपको कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलेगी। और मरकरी आपको, जिसको आप लोग पारा बोलते हो, ठीक है, तो पारा ये हमारा क्या है? पारा है, ठीक है। और अगर आपने थर्मामीटर देखा होगा, वो कांच वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, कांच वाला, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि उसमें क्या भरा हुआ होता है? पारा। और जब हम उसको मुंह में डालते हैं, अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो पारा ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि वो द्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि कमरे के तापमान पर जो पारा होता है वो कैसा पाया जाता है? वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधातु जिनमें धात्विक चमक होती है। हमको तो ये पता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें धात्विक चमक होती है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है ऐसी कौन सी अधातु है, कौन सी ऐसी अधातु जिनमें धात्विक चमक होती है। ठीक है, धात्विक चमक अधातु के बारे में बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए आयोडीन, बी है ब्रोमीन, सी है सल्फर, या है डी है कार्बन। और आपका समय शुरू होता है अब।
तो देखो भाई, जो आप लोगों ने सही जवाब दिया, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए जो होता है ये क्या है, हमारा अधातु है। ए क्या है हमारा, आयोडीन क्या है हमारा, अधातु है। और ये किसमें पाया जाता है, ये इसमें धात्विक चमक, मतलब धातुओं की जैसी चमक आयोडीन में पाई जाती है। ये क्या है, लेकिन एक अधातु है। तो यहाँ पर हमारा ऐसी अधातु जिसमें धात्विक चमक होती है वो है आयोडीन। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फटाफट से हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार कर सकें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी तनन क्षमता सर्वाधिक है। ठीक है, तनन क्षमता के बारे में हमें बताना है। तो तनन क्षमता क्या होती है, तनन क्षमता मतलब जिसकी खिंचाई हो सके, है ना। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए हीरा, बी तांबा, सी ग्रेफाइट या डी सल्फर। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई जैसे जो तांबा धातु है इसकी तनन क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, हीरा क्या है, हीरा सबसे कठोर धातु है। ठीक है, हीरा की बात अगर करोगे, हीरा जो है सबसे कठोर होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी तनन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है, तो वो है हमारा तांबा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उपधातु है। उपधातु क्या होते हैं, जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हो उन्हें हम बोलते हैं उपधातु। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा उपधातु है। आपके ऑप्शन से ए लेड, बी टिन, सी एंटीमनी या फिर डी बेरियम। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई देखो, जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा एंटीमनी है, एंटीमनी सी, ठीक है, ये क्या है, उपधातु है। इसमें धातुओं के और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी एंटीमनी जो होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया कि विद्युत का सुचालक है। इसमें से हमें बताना है कि विद्युत का सुचालक कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास और इसमें बताना है कि कौन सा इनमें से विद्युत सुचालक है। और आपका ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है डायमंड या सी है फास्फोरस या डी है कोरंडम। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट जो है ये ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है ये क्या विद्युत का, ये कार्बन का एक अपरूप है। जैसे आप पेंसिल्स में यूज करते हो ना, पेंसिल में लिखने के लिए जो ब्राउन कलर का रॉड पड़ी होती है, ठीक है, जिसे साफ काप करके लिखते हो, वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट आप कहाँ पर देख सकते हो, आप नॉर्मली अगर प्लास्टिक से आप स्क्रीन चलाओगे अपनी मोबाइल की तो नहीं चलेगी, लेकिन वहीं आप अगर पेंसिल से चलाओगे तो आपकी स्क्रीन चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेफाइट जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक आघात वर्गनीय धातु क्या है। आघात वर्धनी का मतलब जिसको पीट कर आप चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं आघात वर्धनीय धातु। और आपके पास 4 ऑप्शन है, ए मैग्नीशियम, बी सोना, सी लोहा या फिर डी तांबा। ठीक है, और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो भाई, सोना और चांदी जो होते हैं ये सबसे आघात वर्गनीय धातु होते हैं। ठीक है, सोना और चांदी, इसीलिए इनका यूज ज़्यादातर किस में किया जाता है, आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, इसीलिए सोना और चांदी का यूज ज़्यादा होता है। तो अगर ये आता है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, सोना। ये आपका सबसे आघात वर्गनीय धातु है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में सबसे कठोर पदार्थ है। निम्न में सबसे कठोर, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। अब तो भाई बता दो कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए है क्रोमियम, बी है तांबा, सी है हीरा या डी लोहा। जिन बच्चों ने शुरू से वीडियो देखी होगी उनको बिल्कुल पता होगा, शुरू से जो पहले क्वेश्चन से ट्राई कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया तो फिर से वीडियो को लगाइएगा, शुरू से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए क्रोमियम, बी तांबा, सी हीरा या डी लोहा। और आपका समय शुरू होता है अब।
तो भाई बिल्कुल सही, जिन लोगों ने बहुत ही ध्यान से वीडियो देखा उनको पता है कि अभी मैंने बताया था इसके पहले कि सी हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। तो यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा, हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या दिया गया कि धातुएं जो होती हैं, धातु सामान्यतया कठोर होती हैं। ये तो हमको पता है कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन इनमें से इसका कौन सा एक अपवाद है, मतलब ऐसा कौन सी धातु है जो कठोर नहीं होती, सॉफ्ट होती है, बिल्कुल मुलायम होती है। तो आपका ऑप्शन है ए जिंक, बी तांबा, सी लोहा या फिर डी सोडियम। और आपका समय शुरू होता है आप। तो भाई देखो यहाँ पर जो अब जितनी जो धातुएं हैं, जिंक है, तांबा है, लोहा है, ये तो सबने देखा हुआ है, सभी कठोर होती है। लेकिन सोडियम जो होता है ये एक मुलायम धातु है, और आप इसे केक जैसे काटते हो चाकू से, उसी तरह बहुत ही आसानी से काट सकते हो। तो सोडियम क्या है, ये एक मुलायम धातु है। ठीक है, तो इसमें हमसे यही पूछ रहा था कि कौन सा कठोर धातु नहीं है, तो सोडियम डी ऑप्शन जो होगा ये सही होगा, ये कठोर धातु नहीं है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि धातु जिसका गलनांक बहुत कम है। ठीक है, जिसको गलाने के लिए बहुत ही कम ताप की जरूरत पड़ेगी, है ना, ऐसे ही धातुएं बतानी है, तो जिनका गलनांक बहुत ही कम है। तो ए है पोटेशियम, बी है तांबा, सी है कैल्शियम या फिर डी है एल्यूमिनियम। और आपका समय शुरू होता है अब। तो कौन सी ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत ही कम है? तो आपका सही जवाब होगा पोटेशियम। ठीक है, यानी ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। पोटेशियम का जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे क्रियाशील तत्व है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन, सबसे तेज रिएक्शन करता हो। तो ए है आपका सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम या फिर डी मैग्नीशियम। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई देखो यहाँ पर जो पोटेशियम है, बी ऑप्शन हमारा, पोटेशियम जो है वो सबसे क्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, पोटेशियम हमारा सबसे क्रियाशील तत्व है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। वैसे तो सभी धातुएं खुले में ही रखी रहती हैं, लेकिन कोई एक ऐसी धातु है जिसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि जब ये हवा के संपर्क में आता है तो जलने लगता है। तो आप पहचानो कि कौन सी धातु है। ए है एल्यूमिनियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम या फिर डी सोडियम। और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो यहाँ पर जो सोडियम है, डी ऑप्शन हमारा, सोडियम जो है ये ऐसी धातु है जो कैरोसिन में डुबा कर रखी जाती है, क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही ये क्या होती है, जलने लगती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, सोडियम को कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, निम्न में से किस धातु के बने पात्र में अम्ल रखा जाता है। मतलब सभी धातुओं के बर्तन में आप अम्ल नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसके साथ आप क्रिया करके कुछ और तत्व बना सकता है। तो हमको ये बताना है कि किस धातु के बने पात्र में आप अम्ल रख सकते हो। तो आपका ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी तांबा या फिर डी जिंक। और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो सी जो तांबे के बर्तन में, अगर आपने देखा होगा ना कि जो तांबे के बर्तन होते हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें आप अम्ल, मतलब किसी भी तरह के अम्ल को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात? चलो भाई, अब तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। आगे भी क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन तक हम ऐसे चलेंगे, सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कोशिश करते रहिएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, पोटेशियम धातु को निम्न में रखा जाता है। पोटेशियम धातु को किस में रखा जाता है? अब आपको शायद ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन दिए हैं तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ए है केरोसिन का तेल, बी है अल्कोहल, सी है जल, या फिर डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई आप लोगों ने पहले भी इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पर पोटेशियम जो होता है ये सबसे सक्रिय, हवा के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है? आपका ऑप्शन है MgO2, बी है MgO, सी है Mg2O, या फिर डी है MgOH का होल ट्वाइस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हो गए हैं। और आज की वीडियो का लाइक टारगेट तो आपको याद ही होगा 100+। तो भाई करते रहो, अभी आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 100+ लाइक्स आप का आज का टारगेट है, तो करते रहो। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में कौन जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगा? इनमें देखो, अभी हम लोगों ने क्या कहा था, वायु की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। सोडियम जो होता है वो तो वायु के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो आपका अब देखो, ए है सोडियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है तांबा, या फिर डी है लोहा। और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो, जैसे सोडियम के बराबर केरोसिन के तेल में रखा जाता है, तो वैसे ही इसको अगर हम पानी के संपर्क में लाएंगे, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तो ये क्या करेगी, ये अपक्रिया करने लगी। तो यहाँ पर तीव्र अपक्रिया किसके साथ करेगा? सोडियम जो होगा वो किसके साथ अपक्रिया करेगा? सोडियम जल के साथ तीव्र अपक्रिया करेगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा जल के साथ अक्रिय है? अभी हमने देखा कि कौन जल के साथ तीव्र अक्रिय करता है, तो वो तो होता है सोडियम। यहाँ पर आपको बताना है कौन जल के साथ अक्रिय है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ए है एल्यूमिनियम, बी चांदी, सी सोना, या फिर डी दिया गया है बी और सी दोनों। चलो, बी तथा सी, यहाँ पर सी ऑप्शन लिखना भूल गए तो बी तथा सी दोनों। और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो, यहाँ पर चांदी और सोना जो होते हैं ये क्या होते हैं? चांदी और सोना ये जल के साथ अक्रिय हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि चांदी और सोना जो होते हैं ये जल के साथ अपक्रिया या वायु के साथ अपक्रिया नहीं करते, इसलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगर ये आता है कि जल के साथ कौन कौन से अक्रिय हैं, तो जल और वायु दोनों के साथ अगर आप करोगे तो चांदी और सोना हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी बी और सी, यानी डी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया कि किस अपक्रिया में तांबा विस्थापित कर सकता है? ठीक है, किस अपक्रिया में तांबा विस्थापित कर सकता है? किस मतलब कहने का मतलब है किसके साथ अपक्रिया में तांबा विस्थापित हो सकता है? ए लोहे को, ठीक है, बी मैग्नीशियम को, सी चांदी को, या डी ये सभी को। चलो भाई आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो, चांदी की जब अब तांबे के साथ अपग्रेड करोगे ना, तो चांदी को ये क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु जल तथा वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलती है?
अब जिन लोगों ने पहले क्वेश्चन किया उनको तो आसानी से पता लग गया होगा कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु होगी जो धातु जल और वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलने लगती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम या फिर डी जिंक। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई देखो, इसके पहले मैंने आपको बता रखा था कि सोडियम जो होता है वो बहुत ही क्रियाशील धातु होती है जल और वायु के साथ। तो जैसे ही जल और वायु के संपर्क में आते हैं ये जलने लगते हैं, इसलिए इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलो भाई आ गए हम लोग, देखो चलते चलते आज के लास्ट क्वेश्चन पे भी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहे में जंग तेजी से लगेगा जब इसे लोहे में जंग तेजी से कब लगेगा? ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ए सूखी हवा में रखा जाए, बी नम हवा में रखा जाए, सी पेंट किया जाए या फिर डी गल्वनीकृत किया जाए। चलिए, और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो, जो लोहा होता है ना, लोहा जब हवा और पानी दोनों के संपर्क में आता है तो उसमें जंग तेजी से लगेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि नम हवा में रखा जाए तो इस पर जंग तेजी से लगेगा। और लोहे को जंग से बचाने के लिए भैया उन पर गल्वनीकृत किया जाता है, यानी उन पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है, उन पर पेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसके उपाय हैं जंग से बचने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन होगा कि अगर लोहे को नम हवा में रखा जाए तो उस पर जंग तेजी से लगेगा। ठीक है, तो आपके 20 क्वेश्चन में से कितने सही हुए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ताकि वहां से पता लग सके कि भाई किस बच्चे की कितनी तैयारी हो सकी है, उसके हिसाब से और भी तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश की जा सके। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी तो लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक्स का टारगेट जो 100+ का है वो आपको कंप्लीट करें। जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है वो कर ले, क्योंकि पैसा तो लगना नहीं है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यानी क्लास 6 to 10th एकेडमिक एग्जाम की तैयारी के लिए आप अपना दूसरा चैनल जो है पढ़ लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चा लोग, तो चलो फिर पढ़ते रहो। अब तक तो आपने सब काम कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।